लास्ट लेक्चर में, हाँ, जो हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट आया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास एनिसोट्रॉपी होता है, ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स के पास आइसोट्रॉपी। तो ये समझा रहा हूं मैं क्या होता है, समझो इसको। एनिसोट्रॉपी का मीनिंग है ये देखो, एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है ऐसे मटेरियल या मैटर की प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी वैल्यूज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब ये वो प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। एक पार्टिकल का अरेंजमेंट है, देखो ध्यान दो, इसको मान लो ये है ना, ये सब पार्टिकल ए है, ठीक है, और ये सब पार्टिकल बी है, डिफरेंट इन साइज। अब है ना, इसका मीनिंग बता दो एनिसोट्रॉपी। इनका ये बोलना है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ध्यान दो, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन। अब इस डायरेक्शन में अपने को कौन से पार्टिकल नजर आ रहे हैं? सिर्फ ए नजर आ रहा है ना। उसके बाद सपोज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर हमको कौन से पार्टिकल नजर आ रहे हैं? बी। अब ऐसे जा रहे हैं तो, ऐसे जा रहे हैं तो, है ना। तो एनिसोट्रॉपी का मीनिंग ये है कि जब आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको एक ही टाइप का पार्टिकल मिल रहा है,
यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट आएगा। फिर आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, आपको कोई दूसरा पार्टिकल मिल रहा है, उधर पे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग आएगा। और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पे पैटर्न, जबकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ है अरेंजमेंट का, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि जब जब डायरेक्शन चेंज होगा आपको अरेंजमेंट चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अरेंजमेंट सिर्फ ए का है, यहाँ पे अरेंजमेंट सिर्फ बी का है, और यहाँ पे ए बी ए बी ए बी इस टाइप का है, जबकि सब्सटेंस वही है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। तो उनका वैल्यू चेंज होगा विद चेंज इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। समझ में आ गया? अब वहां पे देखो आइसोट्रॉपी क्या होगा। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ये देखो इसका डेफिनेशन ये है, द मटेरियल और मैटर हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाओ यू विल गेट सेम वैल्यू। मैंने आपको एमॉर्फस के एग्जांपल बताए थे, ग्लास, रबर, है ना। तो इनके अंदर जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम ही रहेगी। इसका रीजन ये है कि उनके अंदर रैंडम अरेंजमेंट है, पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो कहीं भी जाओगे यू विल गेट सेम वैल्यू। यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो पैटर्न चेंज हो रहा है, उधर पे ऐसा है ही नहीं, उधर कोई फॉर्म ही नहीं है। एमॉर्फस का मतलब क्या था? नो फॉर्म। तो इसलिए वहां पे किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ यू विल गेट सेम वैल्यू। तो वहां पे अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ग्लास का, एक ही वैल्यू आएगा, चाहे आप इस साइड में जाओ, इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, यू विल गेट सेम वैल्यू। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वो एनिसोट्रॉपी है, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती वो आइसोट्रॉपी, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? इधर पे आप रैंडमली कोई भी डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी पार्टिकल अपने को बनाना है यहाँ पे, और क्या, कोई पैटर्न थोड़ी फॉलो होता है इधर। क्या एमॉर्फस का कोई प्रॉपर डेफिनेट शेप या साइज कुछ नहीं होता है। इस तरीके से आप कहीं भी जाओगे कोई पैटर्न ही नहीं है, सेम वैल्यू। देखो अपने बुक में ना इसका डायग्राम भी बनाया है, तुमको समझेगा। ये देखो इधर पे, ये बेटर समझता है यहाँ से। ये देखो ये दोनों को, यहाँ पे अपने को पूछा है आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ए एंड बी एज अ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो बताओ इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन होगा जहां पे आपको एनिसोट्रॉपी दिखेगा? पहला वाला। ये देखो इस डायरेक्शन में जाओगे सिर्फ ग्रीन वाले स्फीयर्स दिखेंगे, इस डायरेक्शन में पर्पल वाले दिखेंगे, और ऐसे जाओगे तो हाँ, तो ये पैटर्न है ना इसके अंदर, तो ये चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे देखो भाई ये वाला, ये एमॉर्फस है, इसमें कोई प्रॉपर पैटर्न थोड़ी है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे यू विल गेट सेम वैल्यू। तो इसमें आइसोट्रॉपी है, इसमें एनिसोट्रॉपी। समझा?
ओए बट देखो ये बोर्ड में डेफिनेशन आया है, आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग आइसोमॉर्फस भी लिखते हैं, ठीक है। देखो इसका पहले मीनिंग बताता हूं। अब आइसो का मतलब तो हमको पता है, सेम, एंड मॉर्फस का मतलब है फॉर्म। ओके, आइसोमॉर्फस। तो इसका है ना डेफिनेशन वगैरह पूछते अपने को कि आइसोमॉर्फस क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूं मैं डेफिनेशन, ध्यान दो। अरे चुपचाप लिखो। Two or more different substances having same crystal structure। देखो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया कि जब आप दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे और आपको ये पता चलेगा उनके स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फस बोला जाएगा, ठीक है। और इनमें क्या होता है इसमें एक और चीज बोली गई, आइसोमॉर्फस substances have same atomic ratio। इनका एटॉमिक रेशियो सेम होता है। मैं अभी एग्जांपल बताता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये है NaF एंड MgO। देखो इनका एटॉमिक रेशियो सेम है, 1:1, 1:1 है। ये भी क्या है? इनको बोला गया आइसोमॉर्फस है। फिर दूसरा एग्जांपल है NaNO3 एंड CaCO3। सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम का डिफरेंट सब्सटेंसेस है ना, ये नाइट्रेट है, वो कार्बोनेट है, लेकिन रेशियो देखो 1:1:3। और ये वाला भी समझ में आ रहा है? बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि एक सबसे कॉमन एग्जांपल इसका, मैं इसको एक्सेप्शन में लिख रहा हूं, इसलिए इसको एक्सेप्शन में लिखना इधर। और एक्सेप्शन में कौन है? देखो NaCl एंड KCl, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। इनका एटॉमिक रेशियो सेम है, 1:1, ठीक है। बोथ हैव सेम एटॉमिक रेशियो but their crystal structures are different। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब पता किए गए, मैंने लास्ट टाइम एक नाम बोला था एक्स-रे डाइफ्रैक्शन, XRD, तो उसमें जब NaCl और KCl का स्ट्रक्चर देखा गया
दे आर टोटली डिफरेंट, जबकि उनका रेशियो सेम है। तो यहाँ से पता चला ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एटॉमिक रेशियो सेम रहेगा तो स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। सो देयरफॉर ये लोग आइसोमॉर्फस है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। ये बुक में नहीं दिया है, मतलब पहले था, पुराने सिलेबस में ये लिखा हुआ था कि NaCl KCl में ये फॉलो नहीं होता, एटॉमिक रेशियो फॉलो नहीं होता है, बट अभी उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने लिखा ही नहीं है, उन्होंने इस पे खत्म कर दिया है, यहाँ पे खत्म कर दिया है, रेशियो बता के छोड़ दिया। हो गया लिख के? अपने को क्या है, अपने को प्रेशर नहीं लेने का है, अपना सिलेबस चल रहा है बराबर। ओके चलो ध्यान दो, अभी नेक्स्ट टर्म पॉलीमॉर्फिज्म या फिर पॉलीमॉर्फस। अब इसमें पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फस का मतलब है फॉर्म, ठीक है। सो इट इज मेनी फॉर्म। अब ध्यान दो, इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इसका डेफिनेशन है a single substance having two or more different forms या two or more different crystal structures is said to be polymorphous। एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स, सिंगल सब्सटेंस के अलग अलग फॉर्म्स। अब है ना, सुनो, मैं अभी एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो ज्यादातर लोग तो फेमिलियर होने चाहिए इससे, क्योंकि स्कूल में पढ़ा है। कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरी, वही हो गया वो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो नैनो मटेरियल में आता है। अब ये तीनों एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं, कार्बन से, बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, फुलरीन का स्ट्रक्चर अलग है। सो दे हैव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर but they are made up of same material, same substance, so these are called polymorphous। और भी है, अपने बुक में एक और एग्जांपल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसके भी दो फॉर्म होते हैं, लिखा है अपने बुक में। एक को उन्होंने लिखा है कैल्साइट और एक है एरागोनाइट। दोनों कैल्शियम कार्बोनेट ही है,
बट इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, सिलिका। सिलिका इज SiO2। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। क्वार्ट्ज मटेरियल इसी से बनता है, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट। देखो अपने बुक में ना इसके इमेजेस है यहाँ पे, ये 3 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सेम सब्सटेंस के, SiO2। देखो नाम भी लिखा है इधर, क्रिस्टोबेलाइट, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, ठीक है, बहुत महंगा होता है। तो ये इसके डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बट द सब्सटेंस इज सेम। तो इनको क्या बोला गया, पॉलीमॉर्फस बोला गया। ऐसे एक और भी है, सल्फर भी पॉलीमॉर्फस में आता है। सल्फर के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ऐसे होता है। पी ब्लॉक में आएगा वो सब, अभी नहीं है बट वो भी उसी में आता है। तो जब सेम सब्सटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर मिलने लगे तो फिर उसको अपन पॉलीमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। क्या आइसोमर, इसके 2 अलग अलग फॉर्म है ना, ये जो 2 फॉर्म है ये पॉलीमॉर्फस का एग्जांपल है, मतलब इसी के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर। कौन सा, आइसोमॉर्फस 2 अलग सब्सटेंस के बीच में कंपेयर होता है। इधर देख ना क्या लिखा है, सिंगल सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स, और वो था 2 और मोर फॉर्म्स के सेम स्ट्रक्चर। समझा, हो गया, लिखा क्या सबने। अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, डन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और थोड़ा मेहरबानी करके जल्दी लिखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में थियरी के पॉइंट्स है और यहां से तुम्हारे को क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आएगा, तो मैं इधर पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ क्या क्या अपने को लिखना है, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहला जो है वो है आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, अब आयोनिक क्रिस्टल किसको बोला गया, पहला पॉइंट ये है बराबर। मैंने देखो लास्ट लेक्चर में ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर लिख के आ रहा है तो वो एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। अब फिलहाल इधर आयोनिक क्रिस्टल की बात चल रही है, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयन्स होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन, जिनको अपन कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो आयोनिक सॉलिड जो होता है वो कैटायन और एनायन से बनेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज बाइंडिंग फोर्स। अब जब 2 अपोजिट चार्जेस होंगे तो बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, तो इनका बाइंडिंग फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ठीक है। तो निकालना फिर गधे। अब क्या हुआ? कैमरा ही बंद हो गया। कैमरा बंद हो गया। अब तो मेरा भी हो रहा है ना। अब क्या, कैमरा बंद हो गया। तुम लिखो यार, तुम लिखो। अरे लिखो। इतने पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। देखो, इनका जो अरेंजमेंट है ना, वो इस तरीके से होता है। कैटायंस और एनायंस ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होंगे। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं आएंगे, बिकॉज वहां पे रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आयोनिक क्रिस्टल इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखो, फिर बंद हो, एनायंस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज देन कैटायन, ठीक है। और जब तक, ध्यान दो इधर, जब तक ये सॉलिड स्टेट में होता है ना, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? चार्ज बैलेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है,
समझ में आ गया? इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, देखो दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होगा क्योंकि आयंस जुड़े हुए हैं। पानी में क्या होता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं, या फिर हमने पढ़ा था देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मेल्ट किया तब भी वो आयंस बन जाते हैं, तब वो उसमें करंट पास होता है। सो दे आर कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट या फिर एक्वियस मीडियम में। सॉलिड स्टेट में आप करंट पास करोगे नहीं होगा, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो प्लस और माइनस का चार्ज बराबर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। सेकेंड, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब देखो कोवेलेंट सॉलिड्स बोलेंगे तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एटम्स होंगे, आयंस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे अपने को पहला पॉइंट वही लिखना है। constituent particles are atoms। तो बताओ इनका बाइंडिंग फोर्स क्या रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, उनका बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो सबको पता होना चाहिए, ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे सेल्स में ये पढ़ा कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में ग्राफाइट को यूज करते हैं क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, सस्ते में मिलता है, और दूसरा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं मोस्टली दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन ग्राफाइट के पास होता है, और ग्राफाइट हार्ड भी नहीं होता है। अभी यहाँ पे अगर हार्डेस्ट की बात करेंगे तो डायमंड आता है, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ है, 3550 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब वही कार्बन से ग्राफाइट भी बना है, ग्राफाइट हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स होते हैं, देन they have very high melting point, ठीक है। एग्जाम्पल डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सब लिख सकते हो।
देखो डायमंड है ना हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मेटल नहीं है। हार्डेस्ट मेटल उसको उसमें काउंट मत करो, क्योंकि ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है। मेटल में तो टंगस्टन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल टंगस्टन होता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, ये मेटल नहीं होता, नॉन मेटल है। हो गया? नेक्स्ट क्या है? मेटालिक सॉलिड्स। हो गया? नंबर 3, अरे लिखो चुपचाप रे। मेटालिक सॉलिड्स, ऑब्वियसली मेटल की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। ठीक है, ये सब सॉफ्ट मेटल्स है। एंड जो इनकी मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट में, दे कैन ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है, क्योंकि उनका मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ये तो बचपन में पढ़ा है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, है ना। दे कैन बी हैमर्ड, मेलिएबिलिटी थिन शीट्स बना सकते हैं, डक्टिलिटी में वायर्स बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब है ना, इसमें देखो, अगर हमको जस्ट समझना है कि ये कैसे दिखता होगा, तो उसमें ना पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल के आयंस होते हैं और बहुत सारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको मेटल का क्रिस्टल ऐसे नजर आएगा। कोई भी मेटल में पॉजिटिवली चार्ज आयन किसके हैं? मेटल के ही है ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और बाकी जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि करंट का फ्लो इज नथिंग बट क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो मेटल के नाम लिख दो, और क्या? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, Fe, etc. हो गया? अरे लिखो। देखो, आयोनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स में ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई रहता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, और दोनों भी ना लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स है। तो एक ही प्रॉपर्टी है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकती है,
वो है कंडक्टेंस। आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, जबकि कंडक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड जनरली लो ही होती है, बट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है वो जनरली लो ही रहती है, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड्स आर मोस्टली इंसुलेटर्स, उनकी कंडक्टिविटी कम है, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। ग्राफाइट को छोड़ के बाकी किसी में बहुत अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए ना कोवेलेंट सॉलिड्स को सेमीकंडक्टर्स में भी कन्वर्ट किया जाए, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। सेमीकंडक्टर्स का एक टॉपिक आएगा, एंड में आएगा, तुम्हारे को फिजिक्स में चैप्टर भी है ना सेमीकंडक्टर्स। हाँ, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में अपने को आएगा आगे, तो अपन देखेंगे क्या करना है, कोवेलेंट के ऊपर ही है वो। हो गया? ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। साइलेंट। इसमें है ना 3 अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये देखो, नॉन पोलर बोला ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नोबल गैस, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल बता दो, रुको पहले एग्जाम्पल देखो। H2 गैस, O2 गैस, N2, सॉलिड CO2, आर्गन, नियॉन, ठीक है, मीथेन, बहुत सारे। ये सब लोग है ना नॉन पोलर है। नॉन पोलर और पोलर कहां से डिसाइड होता है? डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट म्यू, वो 0 है, पोलैरिटी नहीं है इनमें। अब अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो सोचो इनमें बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, वही है, वैंडर वॉल्स ही है वो। वैंडर वॉल्स में बहुत सारे फोर्स आते हैं, उसमें से एक है। दिस इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट। सबसे वीकेस्ट अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप का फोर्स मिलेगा, और वो ये है। अब देखो इधर ध्यान से जरा, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे थे, इनमें से सारे के सारे गैसेस होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 भी क्या होता है? मैंने सॉलिड CO2 क्यों लिखा? अपने को सॉलिड चाहिए ना, ड्राई आइस रे। आर्गन गैस है, नियॉन गैस है, मीथेन गैस है, तो ये सब गैस है एक्चुअली। हमने इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया। कैसे किया होगा? फ्रीज किया होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर लो किया होगा, तब ये सॉलिड बना।
तो सॉलिड बनने के बाद भी इंटरमोलिकुलर फोर्स तो वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका फोर्स वीक ही रहेगा। सॉलिड बनने के बाद भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, इनमें हार्डनेस नहीं होती है, दे आर सॉफ्ट एंड इंसुलेटर्स। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कभी हाई नहीं रहेगा, ठीक है। वीक फोर्स होने की वजह से ना वोलेटाइल नेचर हो जाता है। सॉलिड CO2 में से कंटिन्यूअसली वेपर्स निकलते रहते हैं, तो वो वोलेटाइल नेचर है उसका, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। सो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो आएगा इनका, सबका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा और डेंसिटी भी कम रहेगी और वोलेटाइल नेचर रहेगा। तो ये जितने भी नॉन पोलर सॉलिड्स है, और ये भी इंसुलेटर्स हैं, किसी के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाले, दे आर ऑल इंसुलेटर्स। हो गया। अबे जल्दी लिखो यार, कौन लिख रहा है? 4 लाइन लिखने के लिए इतना टाइम लगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी यहां पे पोलर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इनमें पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल सॉरी। अब पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल अपने पास बहुत है। HCl हो गया, HF हो गया, अमोनिया, SO2, फिर वाटर, वाटर भी पोलर है, ठीक है, ये सब पोलर है। अब ध्यान दो इधर, इन सब में डायपोल मोमेंट क्या आएगा? इनका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, नॉन जीरो। और आप लिख सकते हो परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट। अगर ये लोग पोलर है तो इनका बाइंडिंग फोर्स क्या होना चाहिए? हाँ, फिलहाल तो डाइपोल डाइपोल लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आगे बताऊंगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? ये भी वीक है।
सो ये भी एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगेन they are soft and insulators. इनके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. बट एक चीज याद रखो, इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज्यादा होगा. हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है, हायर क्यों होगा? देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फोर्स के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है. तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसलिए थोड़ा हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा. ठीक है, ओए ध्यान दो. देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एक स्पेशल केस है जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला तो अब बहुत पुराना हो चुका है, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ा है हमने. हाइड्रोजन एटम लिंक टू ईदर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ F ऑक्सीजन या N बॉन्डेड होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स क्या है फिर? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है. मैंने आइस का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि तुमने 10th में पढ़ा है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. अब ये जो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, इसमें हमको ये बताया गया था कि जनरली ऐसा होता है, इन जनरल जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो हमेशा लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी हमेशा गैस से ज्यादा होती है. उसका रीजन क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये समझा कि जनरली ऐसा ही होता है. लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता. वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर, एनामलस क्या है इधर? आइस की डेंसिटी विच इज सॉलिड इज लेस देन
लिक्विड की डेंसिटी, मतलब लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। यही तो एनोमलस बिहेवियर है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वाटर के केस में होता क्या है, जब अपन उसको फ्रीज करते हैं ना, जब हम लोग उसको फ्रीज करने लगते हैं पानी को, जब टेम्परेचर नीचे आता है धीरे धीरे, तो उसमें मॉलिक्यूल का कंप्रेशन स्टार्ट होता है, कंप्रेस होते हैं मॉलिक्यूल, और कंप्रेस होते होते उनकी मैक्सिमम डेंसिटी पहुंचती है 4 डिग्री पे। जब वो 4 डिग्री पे पानी पहुंच जाता है, तब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो डेंसिटी का वैल्यू मैं लिख के देता हूं, 1 ग्राम पर ml, ये होता है। लेकिन 4 डिग्री पे पानी सॉलिडिफाई थोड़ी हुआ, ये तो लिक्विड में है, अब तक फ्रीजिंग पॉइंट आया ही नहीं है, तो 4 डिग्री में तो लिक्विड में, और लिक्विड में उसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। यहां तक कंप्रेशन होता है। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे जाएगा, अब ये 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री उसका क्या है, हाँ, उसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज हो गया। 4 डिग्री के नीचे कंप्रेशन नहीं होता, इस रीजन में एक्सपांशन होता है, मॉलिक्यूल एक्सपांड करने लगता है। और वो एक्सपांशन का एक रीजन ये भी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जब आइस बनता है ना, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे बहुत सारा स्पेस अंदर का एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और ऑलमोस्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऑलमोस्ट 50% स्पेस नियरली आइस के अंदर इज एम्प्टी, ऑलमोस्ट 50%। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में स्पेस खाली होने लगता है। अपने को बाहर से लगता है कि वो पूरा डेंस है, एक्चुअली वो नहीं है, इसलिए तो फ्लोट कर रहा है ना पानी पे। तो आइस पानी पे फ्लोट करने का मेन रीजन यही है कि अंदर से ऑलमोस्ट 50% जगह जो है वो एम्प्टी होती है, क्योंकि 4 डिग्री के बाद जब वो एक एक डिग्री नीचे आने लगता है, वो कंप्रेशन की जगह, ये एनोमलस बिहेवियर है, क्योंकि अपना एक्सपेक्टेशन था कि टेम्परेचर नीचे आएगा तो और कंप्रेस होएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपांशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसलिए जब अपन 0 डिग्री पे पहुंचते हैं ना, तो उसकी डेंसिटी ये नहीं रहती, कम हो जाती है उससे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना, वाटर इज एक्सेप्शन, बाकी सब जगह पे आपको सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में उल्टा है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा है। ओके, हो गया लिख के? चलो भाई, अभी नया टॉपिक है, हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट। हाँ, अब मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहां से अब हम आगे है ना सारे 3D स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब उसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स में है ना, पहले ये टर्म समझना जरूरी है, जिसका नाम है और स्पेस लैटिस। अभी सुनो इधर, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का मतलब क्या है। इसमें पहला पॉइंट में ये बोला है
ये देखो रेगुलर अरेंजमेंट लिखा था हमने डिस्टिंग्विश में, क्रिस्टल लैटिस मतलब के प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप आने के लिए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चाहिए, और वो भी 3D स्पेस में। 3 डायमेंशनल बात कर रहे हैं, 2D की बात नहीं कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब उसको स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच पॉइंट, ध्यान दो लैटिस बनता कैसे, ध्यान दो इधर। लैटिस को बनाने के लिए पॉइंट्स का यूज करते हैं हम लोग। पॉइंट मतलब पार्टिकल, हर एक पॉइंट एक पार्टिकल है, तो इनके टर्म में उस पॉइंट का नाम क्या है, लैटिस पॉइंट। और पॉइंट्स को जोड़ना है तब स्ट्रक्चर बनेगा। तीसरे पॉइंट में वो लोग बोलते हैं lattice points are joined by lines to form a crystal structure with definite geometry। ज्योमेट्री अगर लाना है, अगर अपने को ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, प्रॉपर ज्योमेट्री अगर किसी सॉलिड की चाहिए, तो उसके लिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं वहां पे बनाऊंगा वो, तो देख लो भाई कैसे बना रहा हूं, गड़बड़ नहीं चाहिए। ये अचानक ऐसा वॉल्यूम क्यों बढ़ता है तुम्हारा? हाँ? तुमको जो ड्रॉ करने बोला करो ना। अभी आधे लोग ये गलत बनाएंगे, मेरे को मालूम है, सुबह यही हालत हुई थी। ये है एक
यूनिट सेल है, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड। ध्यान दो, तो हंसी आ रही है, रो रही है, बोली। इनको लगता है मेरे को इधर शेंडी है। सर मैं नहीं हंस रही कि अभी कितना और हंसने का है, ये देखो। सुनो इधर, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना है, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब है। अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्यूब बन रहा है, इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। बट हमेशा क्यूब होगा ऐसा नहीं है, अपने सिलेबस में क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं अभी पूरे चैप्टर में, उसमें जो बेसिक यूनिट है जिससे पूरा स्ट्रक्चर बनने वाला है, वो एक क्यूब होगा, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन है या स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके पूरे क्रिस्टल का। अब ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा एक पैटर्न में, और वो भी 3D में रिपीट होगा, तो तब जाके बनेगा एक बड़ा सा क्रिस्टल। अभी इसको ऐसे समझ लो, अभी जैसे कि ये रूम जब बिल्ड किया रहेगा, इसका बेसिक यूनिट सेल एक ब्रिक है। अब वो ऐसे हजारों ब्रिक उन्होंने लगाए एक पैटर्न में, तब जाके ये शेप क्रिएट हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्रिस्टल का भी होता है। तो अपने को पहले ये यूनिट सेल के बारे में ही जानना है, क्योंकि इसके राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, फ्रंट में, बैक में, हर जगह ही रिपीट होता रहेगा। तो मुझे थोड़ी पूरा स्ट्रक्चर ढूंढना है, मुझे खाली यूनिट सेल के बारे में जानना है। अगर इसकी प्रॉपर्टी मुझे मालूम पड़ गई तो आसपास में सारे लोग वही है, तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। सो दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक समझता है ना, बेसिक जो पार्ट होता है वो यही है। अब इसको अपन आगे जोड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने इसलिए बोला था कि देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा था। फास्ट क्या बना रहे? हाँ, फर्स्ट लाइन और जो थर्ड लाइन थी उनके डॉट्स को जोड़ना है, सेकंड और फोर्थ लाइन के डॉट्स को जोड़ना है, तब ये बनेगा। चुप बैठो ना। मेन तो वही था कि वहां पे पॉइंट्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे चाहिए थे। अगर तुमने बराबर एक के नीचे एक पॉइंट बनाया तो 3D नहीं बनेगा। मैंने पॉइंट ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगाया था, इधर पॉइंट था तो इधर पॉइंट नहीं था। मैं तुमको बोल रहा हूं फर्स्ट और थर्ड लाइन का पॉइंट सेम है, सेकेंड और फोर्थ लाइन का पॉइंट सेम है,
ऑल्टरनेट लाइंस जो है उसके ऊपर डॉट सेम आने चाहिए, तब बनेगा ये। इन ऑल डायरेक्शन ऐसे लिखो इधर। यूनिट सेल, देखो यूनिट सेल के अंदर है ना ऐसे 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनसे ज्योमेट्री डिसाइड होती है, 6 पैरामीटर्स, ठीक है। ध्यान दो, इसको इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें से पहला है एज लेंथ। अब पहले ये बताओ कि इसमें एजेस कितने हैं।
अच्छा, हाँ 8 एजेस बोल रहे थे, बहुत अच्छा। एजेस और कॉर्नर में फर्क होता है। कॉर्नर 8 है। अबे ये रूम देखो, ये रूम यूनिट सेल है, वो कॉर्नर है वो। मैं एज की बात कर रहा हूँ, एज इसको बोलते हैं, ये एज है, दिस इज एज। कॉर्नर 8 है गधो, ये कॉर्नर है। ये 8 कॉर्नर्स है, एजेस ये है, ये एज है, दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज एज, ये एज होता है। 12 एजेस है इधर। एज के लेंथ को एज लेंथ बोलते हैं, उनको ए बी और सी से डिनोट करते हैं। तुम्हारे बुक में इस वाले एज लेंथ को ए बोला है, इसको ए दिया है, इस वाले एज लेंथ को बी और इस वाले एज लेंथ को सी। ओए चुप बैठो रे। देखो अगर ये ए है ना तो ये भी ए ही है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये चारों ए माने जाएंगे। अगर इसको हमने बी माना है तो ये भी बी रहेगा, ये और ये चारों बी रहेंगे, और ये वाले सब सी। टोटल हो गए 12। अब एक और पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं अपन एंगल बिटवीन एज लेंथ। एंगल्स बिटवीन एज लेंथ। तो इसमें ऐसा है 3 एंगल्स है, ठीक है, ध्यान दो इधर। अपने बुक में जैसा दिया वही बता रहा हूं मैं। अपने बुक में है ना, ए और बी का जो एंगल है, ये दो एज लेंथ के बीच का एंगल, इसको गैमा लिखा हुआ है। 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा, 3 एंगल्स होते हैं। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको गैमा बोला है। उसके बाद बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अल्फा बोला है, और ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बीटा बोला है। ठीक है, तो याद रखो, अल्फा है एंगल बिटवीन अल्फा किसके बीच में, हाँ सी एंड बी के बीच का एंगल है। बीटा वाला जो एंगल है वो है एंगल बिटवीन ए एंड सी, और जो गैमा वाला एंगल है वो है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो 3 एंगल और 3 लेंथ ये डिसाइड करेंगे आपके यूनिट सेल का ज्योमेट्री, मतलब आपके स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री क्या आने वाला है। टोटल मिला के ना 7 अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री अपने सिलेबस में। एक का नाम है क्यूबिक, फिर एक का नाम है टेट्रागोनल, फिर एक का नाम है ऑर्थोरोम्बिक, ये तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। फिर उसके बाद है मोनोक्लिनिक, चौथा वाला। फिर एक का नाम है ट्राइक्लिनिक, दैट इज नंबर 5। फिर 6 वाले का नाम है हेक्सागोनल, और 7th वाले का नाम है रोम्बोहेड्रल। ये 7 अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री होती है, और ये ज्योमेट्री ये 6 पैरामीटर डिसाइड करते हैं। एंगल चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज होगी। समझ में आया? तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।